दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एसी है और ये एसी बार बार इसका कंप्रेसर जो है बंद होया जा रहा है। आखिर इसका रीज़न मैं आपको आगे समझाता जाऊँगा, सिखाता जाऊँगा। एसी को एक बार ऑन कर लेना है। इस टाइप का मीटर आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, क्लैंप मीटर है। तो एसी ऑन होने के बाद 8 से 7 एम्पियर तो लेना ही चाहिए। तो 7-8 एम्पियर अभी अप्रोक्सीमेटली ले रहा है। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं इस जगह पे बहुत ही तेज़ हवा आ रही है, मतलब हवा लीक हो रही है और बाकी की ये कंडेंसर के ऊपर हवा नहीं आ रही है, ऊपर ऊपर की तरफ हवा आ रही है। इसकी वजह से कंप्रेसर शायद ओवर हीटिंग हो रहा होगा। बट मैं आपको दिखा दूँ, देखो अभी 7 एम्पियर आ रहे हैं। धीरे धीरे करके इसका एम्पियर इंक्रीज होता जाएगा और वह इस वजह से होगा क्योंकि ओवर हीटिंग बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं अभी 8 एम्पियर है। थोड़ी देर के अंदर आप देखेंगे अभी, ठीक है ना। अंदर की तरफ चलते हैं तो आपके आंखों के सामने यहाँ पर ठंडी हवा तो आ रही है, मतलब कूलिंग तो हो रही है। जो इवोपरेटर है वो बढ़िया काम कर रहा है, ठीक है ना। तो अब वापस से हम बाहर जाते हैं तो एम्पियर्स देखेंगे ना आप, 8.5 से 9 एम्पियर के अप्रॉक्स पहुंच गया है मामला, ठीक है ना। और वोल्टेज तो बहुत ही बढ़िया है, 220 वोल्ट आउटपुट हमारे को दे रहा है, तो अच्छी बात है। लेकिन फिर भी यहाँ पर ओवर हीटिंग कंडीशन हो रही है। कंप्रेसर का साउंड भी बिल्कुल चेंज हो चुका है और इसकी जो हवा है ना आउटडोर की, बिल्कुल साइड से आ रही है, बीच में से तो बिल्कुल आ ही नहीं, साइड से आ रही है। और ये साइड से हवा आ रही है, ये गलत बात है। साइड से हवा नहीं आनी चाहिए। 9 एम्पियर हो गया गाइस, देखो 9 एम्पियर बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है ना। और नॉर्मल एसी 1.5 टन की एसी में 9 एम्पियर बहुत ज़्यादा होता है। ये देखो 10 एम्पियर तक मामला पहुँच रहा है और वोल्टेज 210 वोल्ट 212 वोल्ट अभी भी है, यानी कि वोल्टेज रेंज एकदम बढ़िया है। तो ये साइड से हवा लीक हो रही है ना, इसकी वजह से ओवर हीटिंग कंडीशन आ रही है, बार बार कंप्रेसर बंद हो रहा है। और दूसरी एक और कंडीशन है, इसके आगे मैं बताने वाला हूँ। दूसरी कंडीशन भी होती है कंप्रेसर बार बार बंद होने की, वह क्या है आगे देखिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहली कंडीशन का हमने पता कर लिया, ये ओवर हीटिंग की वजह से 10 से 11 एम्पियर तक भी मामला पहुँच सकता है। ओके, थोड़ा बहुत स्टेबलाइजर का भी होता है मामला। तो आप देख सकते हैं एसी डबल पावर कंजप्शन करने लग गई, मतलब बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आने लग गया है अब इस एसी के अंदर। तो यह प्रॉब्लम होती है जब हमारी एसी का बिजली का बिल इसकी वजह से आता है। तो ये कैसे ठीक करेंगे अभी हम आपको बताएंगे। और कंप्रेसर देखना कैसे बंद होगा, तो आप देख सकते हैं अभी 10-11 एम्पियर पहुँच गया भाई, बहुत ही ज़्यादा। अब कंप्रेसर देखना कैसे बंद होगा, ये देखिए गाइस 27 एम्पियर तक जाके क्लोज हो गया और एसी बिल्कुल बंद हो गई है। ओवरलोड से भी ज़्यादा कंजप्शन लेने लग गया था आपकी आंखों के सामने, 27 एम्पियर। तो ये रीज़न क्या है, तो चलो अब हम क्या करेंगे, इसका कनेक्शन काट देंगे। कनेक्शन काट करके इस एसी को बाहर निकालेंगे। तो इसके अंदर 2 प्रॉब्लम मुझे देखने को मिली और वह दोनों प्रॉब्लम सही करने के बाद ये एसी परफेक्टली वर्क करना शुरू कर देगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कंप्रेसर बहुत ही ज़्यादा हीट हो गया है, जितना हीट होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं ये पीछे का एक बैक साइड है। सबसे पहले मैं इसको चेक करने वाला हूँ क्योंकि यहाँ से हवा लीक हो रही थी। ओके, तो इसके स्क्रू बड़ी आसानी से खुली जा सकते हैं, ये विंडो एसी है, ठीक है ना। तो देखो जब हम सर्विस करवाते हैं तो इसके ऊपर एक फोम होता है, यहाँ पर फोम होता है इसकी तरफ, ठीक है ना। तो ये फोम रिमूव हो जाता है जब एसी सर्विस करवाते हैं। तो एसी सर्विस के दौरान फोम रिमूव होने के बाद जो हवा है वो लीक होना शुरू कर दी। देखो अभी हवा लीक हो रही है, मुझे हवा ऊपर की तरफ आ रही है, कंडेंसर से पार नहीं हो रही। जैसे ही हम इसे ढकते हैं तो कंडेंसर से पार होना शुरू कर देती है। बट यहाँ हवा लीक हो रही है साइडों में से, ऊपर से यहाँ हवा लीक हो रही है बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है ना। तो यहाँ पे फोम की आवश्यकता, इसके अंदर फोम होना बहुत ज़रूरी है। और कंपनियां जो चीज़ लगाती है उसको हटाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि किसी न किसी कारण वह काम आती रहती है। और दूसरी बात, आपके कंडेंसर भी इस तरह का ये वाला जो दबाए है, सभी पत्तियां दबी हुई है, इनको ऊपर कर दें। इसकी वजह से भी काफ़ी हद तक परेशानी होती है एसी का कंप्रेसर में। और दूसरी प्रॉब्लम मैंने जो पता की है वो है एसी का कैपेसिटर। जी हाँ दोस्तों, कैपेसिटर जब वीक हो जाता है तो उस कंडीशन में भी ऑटोमेटिक कंप्रेसर बार बार बंद होता रहता है। तो अभी देखें कंप्रेसर का जो लोड चल रहा है वो 6 एम्पियर के अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है, ठीक है ना। 6 एम्पियर कंप्रेसर अभी हमारा ले रहा है, 7 एम्पियर के आसपास पहुंच रहा है। ओके,
और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं 8 एम्पियर तक पहुँच गया है। और ये कैपेसिटर है आपकी आंखों के सामने, कंप्रेसर बढ़िया सा चल रहा है। इसकी साउंड भी चेंज हो जाती है ओबियसली, और ये हवा भी कटिंग कर रहा है, ऊपर की तरफ से हवा लीक कर रहा है। ठीक है, इसका तो इलाज हम बताएंगे। बाकी आपको कैपेसिटर को भी टेस्ट करना पड़ेगा। तो टेस्ट करने के लिए आपके पास वोल्ट मीटर होना चाहिए। ओके, अब वोल्टेज मीटर को आप ऐसे लगाएंगे, इस तरह से दोनों कैपेसिटर के मुंह के ऊपर टर्मिनल पे टच करेंगे। 240-50 वोल्टेज ही यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। और अगर इससे भी कम वोल्टेज यहाँ पे अगर आ जाता है तो कैपेसिटर वीक है, यानी कि हमारा कैपेसिटर ठीक है बट थोड़ा वीक है। ठीक है ना, ये समझिए। थोड़ा वीक होने की वजह से भी कंप्रेसर ओवर हीटिंग कंडीशन आ जाती है। ये आपको बात ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है ना, तो हमने कंप्रेसर के जो कैपेसिटर है उसको चेक कर लिया। तो मैं इसको हटा करके नया कैपेसिटर इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो नया कैपेसिटर जैसे ही इंस्टॉल करूँगा तो कैपेसिटर के वोल्टेज इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि वोल्टेज डिक्रीज होते ही समझ जाना आप कि यहाँ हमारा कैपेसिटर वीकनेस दिखा रहा है थोड़ा सा। ठीक है ना, और कभी कभार क्या है, कंप्रेसर के ओवरलोड कंडीशन से भी वीकनेस दिखा देता है, ये भी हो सकता है। और कभी कभार कंप्रेसर की वाइंडिंग थोड़ी सी जल जाती है, अंदर से कंप्रेसर की वाइंडिंग हल्की सी जल जाती है, उसकी वजह से भी पावर ज़्यादा कंजप्शन करने लग जाता है। अभी देखो, नया कैपेसिटर लगाते ही 260-265 वोल्टेज कैपेसिटर के आ रहे हैं। तो हमारा कैपेसिटर एकदम नया लग चुका है, एकदम बढ़िया है। अगर ज़्यादा कम आता है ना वोल्टेज तो समझ जाए ना कैपेसिटर ख़त्म। तो अब यहाँ पे फोम की जगह मेरे पास एक कपड़ा पड़ा है, तो ये वाला कपड़ा मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर दूँगा, जिससे कि हवा लीक होने की चांसेस ख़त्म हो जाएं। ठीक है ना, तो देख सकते हैं मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेटअप कर रहा हूँ और यहाँ पे बिछा दूँगा कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, अब इसका जो प्लास्टिक का जो मामला है वह इसके ऊपर बढ़िया सा रख देंगे, क्योंकि हवा लीक हो रही थी। अब हवा लीक होने के चांस काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। पुरानी एसी है, इस वजह से ये चीज़ देखने को मिल रही है। बाकी न्यू एसीओ के अंदर इस तरह की चीज़ नहीं देखने को मिलती। ओके, तो ये पुरानी चीज़ है। हो सकता है आपके पास भी पुरानी एसी हो, सर्विस कराते दौरान ये फोम वगैरह हट गए हों, तो ये भी कारण हो सकता है। दूसरा कारण, इसका जो आउटडोर है वो धूप के अंदर हो। आजकल की गर्मी थोड़ी ज़्यादा है, तो धूप के अंदर भी नहीं रहना चाहिए ज़्यादा। ठीक है ना, तो इसके ऊपर भी आप कुछ कवर लगा दें ताकि धूप जो है इसके ऊपर डायरेक्टली ना पड़े। ठीक है ना, तो ये देख सकते हैं हमने कंप्लीट कर लिया। कैपेसिटर को इंस्टॉल करना है अब। तो पुराने वाले कैपेसिटर को मैं यहाँ से रिमूव करने वाला हूँ। तो पुराने कैपेसिटर को यहाँ से मैं हटा देता हूँ और न्यू कैपेसिटर लगा देता हूँ। 600-700 रुपये का अप्रोक्सीमेटली खर्चा आता है एक ये कैपेसिटर लगाने का। और बाकी अलग अलग जगहों के हिसाब से आप कितना भी ले सकते हो अपने हिसाब से, जहाँ जहाँ ये कितने रुपए का मिलता है, और वैसे ही कनेक्शन कर देना है जैसे उसका था। ठीक है ना, ये देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब हम इसको वापस से इसी तरह से फिट कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे। अब इसको हम अंदर डाल देंगे, केबल को अंदर से खींच लेंगे और ये बिल्कुल फाइनल हो गया है। अब इसका डिस्प्ले सेटअप करेंगे, हो गया। अब इस एसी को हम फिर से विंडो में फिट करने वाले हैं। तो इस तरीके से विंडो के अंदर फिट किया जाता है। 2 बंदों की आवश्यकता होती है इस एसी में, क्योंकि बहुत हेवी वज़न होता है इसका। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कवर वगैरह सब कुछ सेटअप हो गया है। अब इसको थोड़ा सा धक्का लगाएंगे और हमारा एसी जो है कंप्लीट अंदर चला जाएगा। वायरिंग बाहर हमने निकाल दी है पीछे की तरफ से। ठीक है ना, ये हो गया भाई। अब यहाँ पर हम स्टेबलाइज़र के अंदर कनेक्शन कर देंगे इस एसी का। तो कनेक्शन करने के बाद आप देख सकते हैं हमारी एसी ऑन हो गई है। हवा तो अच्छी खासी आ रही है, बस अब पीछे की तरफ हवा देखेंगे जो लीक हो रहा था। अब देखो पूरे कंडेंसर के अंदर बढ़िया सी हवा चल रही है, बढ़िया हवा आ रही है। तो हो सकता है ये 2 कारण आपकी एसीओ में हो गाइस। वो एसी 10 से 12 एम्पियर लेने लग गई थी, इसके कारण जो ये स्टेबलाइजर है ना, ये जल के राख हो गया है। आपकी आंखों के सामने देखो, यहाँ पर वाइंडिंग अंदर से जल चुकी है। देखो कॉपर इसका बाहर आ गया है, देखो। ठीक है ना, यहाँ से देखो ये पूरी जल गई है। तो स्टेबलाइज़र भी जल सकता है जब हमारी एसी सर्विस अच्छे से प्रॉपरली ना हो और किसी कारण से ओवर हीटिंग हो, ओवरलोडिंग हो,
तो स्टेबलाइज़र भी जल सकता है। मतलब बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं एसी सर्विस ना करने की वजह से। देखो गाइस 15 दिन हो गए हैं इस एसी को बढ़िया सा वर्क करते हुए। 15 दिन के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ और नया स्टेबलाइज़र भी लगाना पड़ा। आपको पता है हाई एम्पियर की वजह से स्टेबलाइज़र भी जल गया, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया। और अब ये ओवरलोडिंग कंडीशन नहीं आ रही है हमारी एसी के अंदर, ठीक है ना। तो ये अब बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो गाइज़ इस तरह की छोटी छोटी परेशानी भी बड़ा सबब बन सकती है, बड़ा नुकसान भी कर सकती है। तो देखो एक छोटी सी सर्विसिंग प्रॉब्लम की वजह से कितना नुकसान हो गया एसी के अंदर, ठीक है ना। तो ये चीज़ें देखने को मिल रही है अभी इस टाइम। चलो उम्मीद है आपको ये चीज़ काफ़ी अच्छी तरीके से सीखने को मिली। बाय बाय।